अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना सेकंड लेक्चर प्रिंसिपल मार्केटिंग का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग को इन स्लाइड्स के साथ साथ वॉइस रिकॉर्डिंग और इसकी वीडियो का लिंक भी शेयर किया जाएगा। आप वीडियो से सुनना चाहें और साथ साथ पढ़ना चाहें या पीपीटी प्लस ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू पढ़ लें, दोनों चीज़ें सेम होंगी। और प्लस बुक रीडिंग, रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं वो आपने बुक से भी स्टडी करने हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स पार्ट्स। सेकंड लर्निंग पॉइंट को डिस्कस करता है ये कि MIS सिस्टम होता क्या है और उसके पार्ट्स क्या हैं, मैनेजर्स को उससे किस तरह हेल्प मिलती है डिसीजन मेकिंग में, और कंपनीज कंपेटिटिव एडवांटेज किस तरह अवेल कर सकती हैं थ्रू मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जी ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या? MIS सिस्टम जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंपनी के उन मैनेजर को जो मार्केटिंग से रिलेटेड होते हैं या अदर मैनेजर्स को, वो तमाम मैनेजर्स जो की पोस्ट या डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर होते हैं, जिनका काम कंपनी के लिए डिसीजंस लेना है। मार्केटिंग के हवाले से जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम उन डिसीजंस को लेने के लिए, उन डिसीजंस के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ जो अदर पार्टनर्स हैं या अदर स्टेक होल्डर्स हैं, सप्लायर्स, रीसेलर्स, मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज जैसे के, अब सप्लायर को अगर मार्केट से रिलेटेड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी तब वो कंपनी पे ट्रस्ट करके क्रेडिट पे अपनी चीज़ें सेल कर सकता है। रीसेलर्स को अगर मार्केट की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी तो वो जो प्रोडक्ट की सेल है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज जो होती हैं वो तमाम एजेंसीज जो मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही हैं। हमने कहा था कि किसी भी प्रोडक्ट का बनने से लेकर एंड यूज़र तक जो तमाम का तमाम सिस्टम है वो मार्केटिंग में आता है। तो वो एजेंसीज जिनका काम एडवर्टाइजमेंट से लेके प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना और उनका फीडबैक लेना, ये तमाम की तमाम चीज़ें MIS सिस्टम में आती हैं। अब असेसिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नीड्स, इन तमाम चीज़ों को असेस करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि कोई एक कंपनी अपने कंपेटिटर से और मार्केट में दूसरी फोर्सेस को देखते हुए बेहतर तौर पर डिसीजन ले सके, और ये कंपेटिटिव एडवांटेज के थ्रू ही कंपनी दूसरों से आगे निकल सकती है। फिर से वही बात कि MIS सिस्टम बेसिकली तो सर्व कर रहा होता है कंपनी की मार्केटिंग टीम को, मार्केटिंग डिसीजन टीम को, अदर मैनेजर्स को। उन्होंने एक एग्जांपल पुट की हुई है कि एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ कैसे हेल्प करता है। कंपनी के पास कस्टमर्स का बाइंग डिसीजन का डाटा है कि नॉर्मली कस्टमर्स कितने प्रोडक्ट्स किन किन एरियाज में कौन कौन से कस्टमर्स परचेज कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न कंपनी के जो रीसेलर्स हैं या होलसेलर्स हैं उनको एक्सेस दी जाती है उस डाटा तक, ताकि उनके स्टोर्स में उतने प्रोडक्ट्स मौजूद हों जो जस्टिफाई कर सकें कस्टमर्स की नीड को। लाइक एज अगर हम मुल्तान की बात करें, अगर हमें एसेस मिल जाती है कि मुल्तान में दूसरे शहरों की निस्बत 80% ज़्यादा बाइंग किसी एक प्रोडक्ट की हो रही है, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ के रीसेलर और होलसेलर को परचेज करने के लिए, कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करने के लिए हेल्पफुल होगी, ताकि कोई और कंपनी, कोई और कंपेटिटर कंपनी इस बात से फ़ायदा ना उठाए। कैसे? अगर रीसेलर कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं कंपनी के पास और बायर प्रोडक्ट बाय करने जाता है, अगर वो प्रोडक्ट उसे नहीं मिलती तो वो उसके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाएगा। तो कंपनी ये नहीं चाहती कि वो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट की तरफ मूव करे, और ये भी नहीं चाहती कि उसके कंपेटिटर्स को इससे फ़ायदा हो। तो इसलिए वो ये सारी इंफॉर्मेशन दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी प्रोवाइड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एक अच्छे MIS सिस्टम की?
एक अच्छा IMS सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है बैलेंसिंग। किस चीज़ की बैलेंसिंग? उस इंफॉर्मेशन की जो यूज़र्स को चाहिए होती है, या यूज़र्स चाह रहे होते हैं कि हमें ये इंफॉर्मेशन मिले, और ज़रूरी नहीं है वो इंफॉर्मेशन उनके लिए ज़रूरी भी हो। यूज़र का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इज समथिंग एल्स, और वो नीड बेस्ड इंफॉर्मेशन हो इज समथिंग एल्स। और इसके अगेंस्ट MIS सिस्टम के लिए, या वो लोग जो यूज़र इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हैं, उनके लिए क्या फिजिबिलिटी है कि वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऑफर कर सकते हैं। इस तमाम चीज़ को बैलेंस करना, अगर ये इसमें बैलेंस इक्वल है, 50-50 बैलेंस है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन ज़रूरत है और जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो ज़रूरत के मुताबिक है, तो हम कहेंगे जी ये बेहतरीन MIS सिस्टम है। लेकिन इंफॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही है, उसमें से ज़रूरत की इंफॉर्मेशन कम है, तो वो बैलेंस नहीं होगा। ये कई दफ़ा यूज़र्स वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो फिजिबली नहीं होती प्रोवाइड करना, ये भी एक इशू है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि नीड बेस्ड इंफॉर्मेशन और फिजिबल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन फिजिबल हो ऑफर करने के लिए, और वो तमाम स्टेक होल्डर की नीड को भी फुलफिल कर रही हो, अगर ये इस तरह का कोई सिस्टम डेवलप हुआ है, तो ये जो MIS सिस्टम कहलाएगा, ये गुड MIS सिस्टम कहलाएगा। और ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है एक अच्छे MIS सिस्टम की। उसी बेसिक बैलेंसिंग अप्रोच को मज़ीद डिफाइन करते हैं कि अ गुड MIS balances the information users would like to have against what they really need and what is feasible to offer. Some managers will ask for whatever information they can get without thinking carefully about what they really need. Too much information can be as harmful as too little. अब बहुत दफ़ा मैनेजर्स केयरफुली थिंक नहीं करते, यानी कि मैनेजर्स इस बात पर तवज्जो नहीं देते, ये नहीं सोचते कि कौन कौन सी रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसी एक ख़ास डिसीजन को लेने के लिए उन्हें चाहिए। वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, या वो बहुत कम इंफॉर्मेशन पर रिलाय कर रहे होते हैं, उस बहुत कम इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन ले लेते हैं, जो भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, सेकंड वन ये है कि बहुत सारे मैनेजर्स छोड़ देते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, यानी कि मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, और तकरीबन तमाम सोर्सेज की इंफॉर्मेशन को मद्देनज़र रख के ही आप कोई ना कोई डिसीजन या बेटर डिसीजन ले सकते हैं। एग्जाम्पल कोट की हुई इन्होंने कि अगर कोई डिस्कशन ग्रुप है जिसमें किसी भी ब्रांड के फेवरेबल और अनफेवरेबल होने के लिए बायर्स ने, कस्टमर ने कोई डिस्कशन की है, तो वो उस डिस्कशन को छोड़ देते हैं, उस डिस्कशन को लेते नहीं हैं, हद तक ये डिस्कशन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की डिस्कशन, सोशल मीडिया की या अदर इस तरह के जो मीडियम्स हैं, इनकी डिस्कशन डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, एक अच्छे MIS सिस्टम के लिए मार्केटिंग इन्वायरमेंट को मॉनिटर करना बड़ा ज़रूरी है। अब मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या चीज़ है? मार्केटिंग इन्वायरमेंट वो तमाम फैक्टर्स है, कम्बिनेशन ऑफ all external and internal factors and forces which affect the company's ability to establish a relationship and serve its customers. वो तमाम के तमाम फोर्सेस, वो तमाम के तमाम फैक्टर्स जो इंटरनली या एक्सटर्नली असरअंदाज हो रहे होते हैं कंपनी और उसके कस्टमर के रिलेशनशिप पर, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अब इस मार्केटिंग इन्वायरमेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक गुड डिसीजंस नहीं हो सकेंगे, बेटर डिसीजंस नहीं हो सकेंगे, बेटर डिसीजंस नहीं हो सकेंगे तो कंपेटिटिव एज नहीं हासिल किया जा सकता। इसी में सेकंड पॉइंट है जी, अब कंपनी को किसी हद तक तो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, विदाउट इंफॉर्मेशन तो डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर क्या कंपनी को एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए या डिसीजन मेकर को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए
ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि उस एडिशनल इंफॉर्मेशन की वजह से बेनिफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की या उस ऐसा डिसीजन इनकॉर्पोरेट करवाने की जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन का पार्ट भी हो और उसके बाद जो बेनिफिट्स उससे हासिल हो वो कम हो, तो ये भी देखने की बात है मैनेजर्स के लिए। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नॉर्मली हम ट्राई करते हैं कि हम क्लास में बच्चों की एबिलिटी को जज करने के लिए उनसे एग्जाम लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं सिर्फ एग्जाम्स काफ़ी नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एडिशनल इंफॉर्मेशन लेंगे। अच्छा, अब वो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट किस लिए कर रहे हैं? क्या हम उनकी स्टडी रिलेटेड एबिलिटीज़ को जज कर रहे थे? अगर सिर्फ स्टडी रिलेटेड एबिलिटीज़ को ही जज कर रहे थे तो ये सोर्स काफ़ी था हमारे लिए उनके एग्जामिनेशन। अगर हम इसके साथ वो स्पोर्ट्स में कितने अच्छे हैं या अदर एक्टिविटीज़ में उनकी पोजीशंस क्या है, ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं और इस इन्फॉर्मेशन का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा उनकी स्टडी के डिसीजन मेकिंग के हवाले से किसी भी शख्स को, तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरत नहीं है हमें, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा है जिससे बेनिफिट्स कम हासिल हो रहे हैं। तो हमेशा मैनेजर ये बात भी ध्यान में रखते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन यूज़ हो रही हो उससे कम से कम इतने बेनिफिट्स हो कि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर पाए। अब आ जाते हैं जी हम इस पॉइंट पर कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन की डेवलपमेंट कैसे होती है। हाउ मैनेजर्स डेवलप मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। 3 सोर्सेज हैं जी हमारे पास मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को डेवलप करने के। मार्केटर्स 3 तरह के सोर्सेज से इंफॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट करते हैं। पहला सोर्स होता है इंटरनल डाटा, सेकंड वन इज मार्केटिंग इंटेलिजेंस एंड थर्ड वन इज मार्केटिंग रिसर्च। हम आगे चल के अलग अलग इन तमाम फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेवलपिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन हासिल कहाँ से की जाए। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है बहुत सारे सोर्सेज से, फ्रॉम अ गट ऑफ सोर्सेज, एक्सेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की ज़्यादती, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज, इतने ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है, असल चैलेंज ये है कि राइट इंफॉर्मेशन हासिल की जाए इनसाइड सोर्सेज से भी और आउटसाइड सोर्सेज से भी, और उसको कस्टमर इनसाइट के काबिल बनाया जाए। क्योंकि कंपनीज का बेसिकली मकसद तो प्रॉफिट अर्निंग है। प्रॉफिट अर्निंग किस तरह से होगी? जब आप का प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज ज़्यादा सेल होंगी। आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज ज़्यादा कैसे सेल होंगी? जब आपको कंपेटिटिव एज मिलेगा। वो कंपेटिटिव एज आप हासिल कैसे करेंगे? वो हासिल करेंगे आप कस्टमर इनसाइट से, मतलब कि वो ट्रेंड्स, ह्यूमन के, कस्टमर्स के, बायर्स के वो बिहेवियर्स जिनकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकें। तो उसके लिए आपको राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम राइट सोर्सेज, इनसाइड सोर्सेज और आउटसाइड सोर्सेज चाहिए होती है, जिसको आप कन्वर्ट कर सकें कस्टमर्स इनसाइड में। फर्स्ट वन है जी इसमें इंटरनल डाटा। अब डेवलपिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन के लिए पहला सोर्स जो था वो, या पहला स्टेप जो था वो इंटरनल डाटा था। अब इंटरनल डाटाबेस आर कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाटा सोर्सेज विद इन द कंपनी नेटवर्क। होता कुछ यूं है कि कंपनी अपने पास एक डाटाबेस बनाती है। उस डाटाबेस में जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज कंपनी दे रही होती है बायर्स को या कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को, उनसे उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। समहाउ आप इसे फीडबैक भी कह सकते हैं कि आपको इसकी क्वांटिटी पसंद आई है चीज़ की, उसमें कुछ चेंजिंग्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये थ्रू SMS सर्विसेज, मेल सर्विसेज, सोशल मीडिया के थ्रू, किसी भी थ्रू कस्टमर वो इनसाइट हासिल करने की कोशिश करती है इंटरनल डाटा के ज़रिए। बहुत सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा करती हैं अपने इंटरनल डाटाबेस को इनरिच करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑफ डाटा या इंफॉर्मेशन हो सकती है कंज्यूमर से या मार्केट से,
इस डेटाबेस में कौन कौन किस किस तरह की इंफॉर्मेशन कंपनीज नॉर्मली कलेक्ट करती हैं। इसमें फर्स्ट वन है जी इंफॉर्मेशन ऑन कस्टमर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कस्टमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज़ करने वाले मेल हैं, फीमेल हैं, एज क्या है उनकी, जेंडर क्या है, किस इनकम ग्रुप से हैं वो लोग, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेल ट्रांजैक्शंस, एक कस्टमर कितना रेगुलरली आपकी प्रोडक्ट्स खरीदता है, और कंपनी की सेल ट्रांजैक्शंस इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। कस्टमर्स ने आपकी वेबसाइट के कितने विजिट्स किए हैं, बायर्स ने, कंज्यूमर्स ने। कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सर्विस रिकॉर्ड, क्या कस्टमर आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज से सेटिस्फाइड है, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज आप कोई भी कंपनी सेल कर रही है उसकी सर्विस रिकॉर्ड्स, कितनी प्रोडक्ट्स के बाद सर्विसेज की ज़रूरत होती है, कस्टमर कितने अरसे बाद आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए कंपनी से कॉन्टैक्ट करता है कि हमें इसकी सर्विसेज चाहिए या इसको ठीक करके दें, कोई चीज़ ख़राब हो रही है, उसके हवाले से। सेल्स के रिकॉर्ड के थ्रू कॉस्ट एंड कैश फ्लोज, कितना पैसा आ रहा है। हम अगर डिवीजन करें पाकिस्तान को 4 हिस्सों में या 5 हिस्सों में, सूबों के लिहाज से या शहरों के लिहाज से डिवीजन कर लें, तो हर शहर में कितनी आबादी है, आपकी टारगेट ऑडियंस कितनी थी, और उसमें से कितने परसेंट आपके प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, कंपनी कितना कैश लेकर आ रही है, क्या कॉस्ट आ रही हैं, कि कॉस्ट बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। रिपोर्ट ऑफ प्रोडक्शन, शिपमेंट एंड इन्वेंट्रीज, एक स्पेसिफिक पीरियड के एंड होने पर क्या कंपनी के स्टोर्स में इन्वेंट्रीज बच जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, इससे पता चल सकता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ शिपमेंट से 1 वीक में, 1 डे में, 1 मंथ में कितनी शिपमेंट्स जा रही हैं। शिपमेंट मीन्स कंपनी अपने कस्टमर या बायर को कितनी चीज़ें भेजती है जो वो ऑर्डर करते हैं। प्रोडक्शन कितनी हो रही है, प्रोडक्शन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है और उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, रिपोर्ट्स ये जाहिर कर रही होंगी। रीसेलर रिएक्शंस एंड कंपेटिटर एक्टिविटीज़, आपकी प्रोडक्ट की रीसेल वैल्यू क्या है। अब हम अगर होंडा मोटरसाइकिल की, होंडा CD70 की एग्जांपल लें तो उसकी रीसेल वैल्यू चाइना की बाकी मोटरसाइकिल्स के लिहाज से बहुत अच्छी है। कस्टमर्स के, बायर्स के रिएक्शंस उस पर ज़्यादा अच्छे हैं, और कंपेटिटर्स आपकी रीसेल के हवाले से अपने आप को कैसे इनरिच कर रहे हैं। अगर वो वही चीज़ें जो तमाम की तमाम ऑफर्स आप कर रहे हैं वही आपका कंपेटिटर करना शुरू कर देगा, तो आपको अपनी एबिलिटीज, स्किल्स या क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन डाटा, जिस स्पेसिफिक जगह पर सेल होती है, कस्टमर को चीज़, प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज या ऑब्टेन करता है, वहाँ पर जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं, ये वो तमाम सोर्सेज हैं जिससे इंटरनल डाटा, कंपनी अपनी इंटरनल डाटाबेस को इनरिच करती है। और यही वो तमाम इंफॉर्मेशन है जो कस्टमर इंसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर या कंज्यूमर के बिहेवियर को जज करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और यही इंफॉर्मेशन, यही तमाम सोर्सेज आपको कंपेटिटिव एज भी प्रोवाइड करते हैं। इंटरनल डाटाबेस को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सारा की सारी इंफॉर्मेशन या डाटा कंपनी के पास है। किसी भी मैनेजर को कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए किसी भी तरह का डाटा रिक्वायर होता है तो वो कंपनी से हासिल कर सकता है, और ये क्योंकि रेगुलर बेसिस पर ये डाटा कलेक्ट किया जा रहा होता है तो डिसीजन मेकिंग में अच्छा इफेक्ट आता है। इसके अगेंस्ट जो आउटसोर्स डाटा होता है, आउटसाइड डाटा होता है, एक्सटर्नल डाटा होता है, वो डाटा ज़रूरी नहीं है कि जिस मकसद के लिए आप उसे यूज़ करना चाह रहे हैं उसी मकसद के लिए कलेक्ट किया गया हो। तो ये जो इशू है कि कलेक्शन ऑफ डाटा का पर्पस कुछ और था और आप किसी और के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये आपके डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट कर सकती है। डेटाबेस को इनरिच करने के लिए स्पेशल एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, स्पेशल इक्विपमेंट और टेक्निक्स की ज़रूरत होती है जो रेगुलर बेसिस पे कंपनी इस डाटा को इकट्ठा कर रही होती है थ्रू स्पेशल एफर्ट्स, इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स, ताकि कस्टमर इंसाइट हासिल किया जा सके, कंपेटिटिव एज हासिल किया जा सके। सेकंड पॉइंट है जी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन की डेवलपमेंट में कंपेटिटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस। Comparative marketing intelligence is a systematic collection and analysis of publicly available information about consumers, competitors, and development in the marketing environment.
अब पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन वो तमाम इंफॉर्मेशन जो मैं इंटरनेट के थ्रू, ब्रोशर्स के थ्रू, कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या कंपेटिटर्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनके थ्रू मिलती है, या मार्केटिंग इन्वायरमेंट्स में जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस किसी भी मार्केट में जो कंज्यूमर और कंपनी के रिलेशनशिप की बात कर रही होती हैं, उससे रिलेटेड कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, उस सबको कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना कंपैरेटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस कहलाता है। कंपैरेटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस को कलेक्ट करने का गोल ये है कि इम्प्रूव की जा सके स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग ऐसे डिसीजंस जो कंपनी के गोल, विजन और मिशन के अकॉर्डिंग हो। कंपनी लॉन्ग टर्म में गोल सेट करती है जिसे डिवाइड करती है शॉर्ट टर्म गोल्स में। तो जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, जो कंपैरेटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस आप कर रहे हैं, ये स्ट्रेंथन करे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को। मीन्स के वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन या डेवलपमेंट्स जो हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, वो ऐसी हों जिससे उस कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में मदद मिले। सिर्फ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग नहीं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इस तरह से कि कंज्यूमर इन्वायरमेंट जो एक बायर है उसकी बाइंग पावर से लेके जो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हम चैप्टर 2 में डिफाइन कर चुके हैं, उससे रिलेटेड वो तमाम चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ट्रैक कर सके हम कंपेटिटर्स के एक्शंस को, कंपेटिटर्स किस तरह के एक्शंस ले रहे हैं, उन एक्शंस के बिहाफ पर हम अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेहतर कर सकें। और इसका सबसे बड़ा जो अहम मकसद है वो ये है कंपेटिटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस का कि हमें पहले से अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट को असेस करने के काबिल हो जाए। कोई भी डिसीजन मेकर को ये पहले से अगर पता हो कि मार्केट में या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के हवाले से या मुख्तलिफ सर्विसेज के हवाले से मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं और मुख्तलिफ थ्रेट्स हैं, तो वो थ्रेट्स को मिनिमाइज करके मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने की कोशिश करेंगे ताकि बेहतर तरीके से स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग कंपनी को स्ट्रेंथन किया जा सके। अब जबकि हम कंपेटिटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, तो कंपेटिटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, उनकी रेंज क्या है। इसमें सबसे पहले आता है ऑब्जर्विंग कंज्यूमर फर्स्ट हैंड। मीन्स के कंज्यूमर का आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। ये 1 और 2 वर्ड हो सकते हैं आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। अगर हम एप्पल मोबाइल की बात करें तो हर कोई मोबाइल लेना चाहता है और अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतरीन टेक्नोलॉजी वो हर दफ़ा अपने हैंडसेट्स में देते हैं, तो आप उसको देखते ही कहते हैं वाओ, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कंज्यूमर की तरफ से आया है, तो ये डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है। आप बात करते हैं चाइना की किसी मोटर बाइक के बारे में, तो लोगों का पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस आता है नहीं यार फजूल है, तो दैट फजूल इज फर्स्ट हैंड। तो सबसे पहले इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं डिसीजन मेकर्स कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। सेकेंड है जी क्विजिंग द कंपनीज ओन एम्प्लॉयज। कंपनी अपने एम्प्लॉयज से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में क्वेश्चन करती है। ये क्वेश्चन सो सिंपल नहीं होते, एक ही क्वेश्चन को नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट से पूछा जा सकता है ताकि आइडिया हो सके कि क्योंकि कंपनी एम्प्लॉय भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे एक बायर या एक कंज्यूमर तो है ना, तो उसका आइडिया जो उसके वर्ड्स होंगे उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, वो एक अच्छी इंफॉर्मेशन, रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते। थर्ड है जी बेंचमार्किंग कंपेटिटर्स प्रोडक्ट। आपके जो कंपेटिटर्स मार्केट में हैं, आप अपनी प्रोडक्ट और उनकी प्रोडक्ट का कंपैरिजन करते हैं। क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट की लाइफ कैसी कितनी है, प्रोडक्ट को लोग कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, कलर स्कीम से लेके ईच एंड एवरीथिंग का जब आप मार्केट
में कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट का अपनी प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो ये टेक्निक कहलाती है बेंचमार्किंग कंपेटिटर्स प्रोडक्ट। आप इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा और बहुत एक्सेसिव में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। कॉरपोरेशंस क्या करती हैं या डिसीजन मेकर्स क्या करते हैं, मॉनिटरिंग इंटरनेट बज। इंटरनेट बज मींस वो ये देखते हैं कि इंटरनेट पर आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कितनी बात की जा रही है, लोग कितनी डिस्कशन अपने डिस्कशन में आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। जितनी ज़्यादा डिस्कशंस आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की होंगी, उतना रिलायबल और पॉजिटिव जेस्चर या इंफॉर्मेशन या वो एनर्जी जो आप बताना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे लोगों को, या वो मैसेज जो आप डिलीवर करना चाह रहे थे, अगर लोग उस पर बात कर रहे हैं तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी बात या आपका मैसेज कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। एक अच्छी मार्केटिंग इंटेलिजेंस कस्टमर इंसाइट में हेल्पफुल होती है कि कंज्यूमर या कस्टमर अपने ब्रांड्स के बारे में या अपनी उन प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जिससे वो कनेक्टेड हैं कितनी बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बहुत अच्छी रिसोर्स वाली जो कंपनीज होती हैं उनके पास ट्रेंड ऑब्जर्वर्स की टीम होती है बाकायदा, और वो ट्रेंड ऑब्जर्वर्स की टीम हेल्प करती है कंपेटिटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस में उस कॉरपोरेशन, उस कंपनी की, उस फर्म की, ताकि एग्जैक्ट और ट्रू इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके, जिसकी मदद से कस्टमर इंसाइट हासिल होता है, कस्टमर के बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर को, लाइक्स और डिसलाइक्स को समझने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से आप अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। कंपेटिटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस में कंपनीज को जिस बात की ज़रूरत होती है, और वो ये ज़रूरत इसलिए होती है ताकि आपको अपने कंपेटिटर्स का पहले से पता हो। फर्म्स और कंपनीज अपने कंपेटिटर्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती हैं थ्रू कंपेटिटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस, ताकि आपको पहले से वार्निंग्स या कंपेटिटर्स की मूव्स का पता हो। अगर हम बात करें कि एक मार्केट में 4 कंपनियां काम कर रही हैं जो कार्स बनाती हैं, तो अगर कोई 5वीं या 6ठी कंपनी उस मार्केट में लॉन्च कर रही है, तो वो क्या होगा, वो मार्केट शेयर, उसी मार्केट में से अपना शेयर भी निकालेंगे। तो उस मार्केट के शेयर को जो कम हो जाएगा एग्जिस्टिंग कंपनीज का, उसको मेंटेन रखने के लिए उन्हें अर्ली मूव्स का पता हो, पहले से पता हो कि कंपेटिटर्स क्या करने वाले हैं, वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मार्केट में किस तरह की चेंजिंग्स आ रही हैं, वो भी कंपेटिटर्स की मूव्स से पता चलता है, और आपको पोटेंशियल कंपेटिटिव स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का भी पता चलता है। हो सकता है आने वाली मुस्तकबिल में गवर्नमेंट की पॉलिसीज से लेकर कंज्यूमर के बिहेवियर तक जितने भी फैक्टर्स किसी भी मार्केट पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, वो डिटरमिन करते हैं कंपेटिटिव स्ट्रेंथ को और वीकनेस को। तो पोटेंशियल कंपेटिटिव स्ट्रेंथ और वीकनेस, फ्यूचर में कोई स्ट्रेंथ्स अगर अवेलेबल हो सकती हैं जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, या कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज वीक हो सकती हैं, तो उनको पहले से नज़र में रखना भी कंपेटिटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस का ही काम है। कंपेटिटिव इंटेलिजेंस की जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जा सकती है कंपनी में जो लोग होते हैं, आपके एम्प्लॉयज़, पीपल इनसाइड द कंपनी, आप अपने सप्लायर से, रीसेलर से एंड की कस्टमर से, वो कस्टमर जो रेगुलर आपके साथ हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, जो सेल कर रहे हैं मार्केट में आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को, उन रीसेलर से कलेक्ट कर सकते हैं, सप्लायर से कलेक्ट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग कंपेटिटर्स वेबसाइट, कंपेटिटर की वेबसाइट से कि क्या ऑफर्स कर रहे हैं, उनकी तरफ ट्रेंड कैसे चल रहे हैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के हवाले से, उसको मॉनिटर किया जा सकता है। इंटरनेट सर्च के थ्रू किया जा सकता है, किसी भी स्पेसिफिक कंपेटिटर के नेम के साथ, इवेंट के साथ, या उनके ट्रेंड्स जो हैं उनके साथ, कस्टमर्स की या कंज्यूमर्स की कन्वर्सेशंस को ट्रैक किया जा सकता है। अगर 2 मोबाइल फ़ोन्स हैं, हम ब्लैकबेरी और एप्पल की बात करें, तो लोगों की कन्वर्सेशन क्या है, कितने वोट एप्पल की तरफ हैं, कितने वोट ब्लैकबेरी की तरफ हैं, वहाँ से, क्योंकि दोनों, अगर हम दो कंपीटिंग ब्रांड कंसीडर करें तो
और थाउजेंड्स ऑफ ऑनलाइन डेटाबेसेस, बहुत सारी ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं जहाँ पे मुख्तलिफ कस्टमर या कंज्यूमर या पब्लिक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। उस इंफॉर्मेशन की बेस पर भी डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। अब जब कंपनी कंपेटिटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस कर रही हैं, इंटेलिजेंस गेम दोनों तरीके से चलती है। सबसे पहले तो अब कंपेटिटर्स ये चाहते हैं कि जो उनकी एफर्ट्स हैं, जो उनकी इंफॉर्मेशन है, जो उनके ट्रेंड्स हैं, वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, उनकी पोटेंशियल मूव्स जो हैं, उनका उनके कंपेटिटर्स को पता ना चले। अगर आप एक कंपनी के डिसीजन मेकर हैं तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी मूव्स को या फ्यूचर में जो कुछ आप करने वाले हैं उसका पहले से आपके कंपेटिटर्स को पता हो। इसके साथ साथ एक एथिकल इशू भी है, क्योंकि इंटेलिजेंस की जो ये गेम है या गैदरिंग टेक्निक्स हैं वो क्वेश्चनेबल है एथिक्स के हवाले से, कि मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो डाटा चोरी करके आपको दे सकती हैं। उसके अलावा अगर किसी कंपनी ने अपने लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उस इंफॉर्मेशन की बेस पर अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसी दूसरे का नुकसान करें। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स अभी रिसर्च या फिलॉसफी या थ्योरी ने देने हैं, और होप्स हो कि कुछ टाइम तक ये डेवलपमेंट्स हो जाएंगी। जैसे जैसे ये कंपैरेटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस का मौजू ज़ेर बहस आएगा बिटवीन बिजनेस स्टडीज़ के किस हद तक आप किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, एथिक्स का स्टैंडर्ड और एथिक्स कहाँ तक एप्लीकेबल होते हैं, उस तमाम की इंफॉर्मेशन आनकरीब मिल जाएगी। होप्स हो आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा। इन स्लाइड्स के साथ आप बुक में जो ये टॉपिक्स मौजूद हैं उसको स्टडी करें, और कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो लेक्चर टाइमिंग में मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।